अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन से जो है ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस को हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, इट इज़ अ फाइब्रोफैटी इंटीमल प्लाक। क्या? इट इज़ अ फाइब्रोफैटी प्लाक इन द इंटीमा ऑफ द वेसल लीड्स टू द डीजनरेटिव चेंजेस इन द मीडिया इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब बेसिकली इसको मैं किस तरह से बताऊँ आपको। लेट सपोज दिस इज़ द वेसल, बना दूँ पहले। लेट सपोज दिस इज़ द वेसल। ठीक है, अब दिस इज़ द इंटीमा ऑफ द वेसल एंड दिस इज़ द मीडिया ऑफ द वेसल। लेट सपोज दिस इज योर ब्यूटीफुल वेसल। ठीक है, अब ये आगे आपके पास एक वेसल है। ठीक है, अब ये इसकी क्या इंटीमा है। अब इसकी इंटीमा में होगा क्या, यहाँ पर प्लाक बन जाएगा। लेट सपोज दिस इज योर दैट प्लाक। ये इसकी इंटीमा में प्लाक बन गया, इसकी इंटीमा में प्लाक बन गया। मैंने क्या कहा था? इट इज़ फाइब्रोफैटी इंटीमल प्लाक। ये इंटीमा में क्या आ गया? प्लाक आ गया। अब इस प्लाक की वजह से जो चेंजेस आए इस मीडिया में, वो चेंजेस जो आपके पास इस मीडिया में आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी चेंजेस इन या फिर डीजनरेटिव चेंजेस इन मीडिया इज कॉल्ड, पूरे के पूरे को हम क्या कहेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस होता किस किस आर्टरीज़ में? ये ना बेसिकली होता है इन्वॉल्व इलास्टिक आर्टरीज़ एज वेल एज मस्कुलर आर्टरीज़। सो इलास्टिक आर्टरीज़ लाइक एओर्टा, कैरोटिड, इलियक एंड मस्कुलर लाइक पोप्लीटल आर्टरीज़ एंड जो आपके पास पोप्लीटल हो गई, और उसके अलावा आपके पास मस्कुलर आर्टरीज़ में कौन सी आती हैं? भैया जो भी स्मॉल साइज्ड जो आर्टरीज़ होती हैं वो आपके पास वो मस्कुलर होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन आर्टरीज़ है मैं बताऊंगा कि किस किस में ना ये ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या इसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद इसके कॉजेज़ में क्या क्या आ जाता है और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो इधर ही बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हीमोडायनामिक स्ट्रेस एंड अच्छा ये चीज़ बता दूं, एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ द नंबर 1 किलर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। 50% ऑफ द डेथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है ना वो ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, सो अगर आपका प्लान है फ़ॉरेन के लिए तो आपको ना इस टॉपिक को अच्छे से ना पढ़ना है, वैसे भी पढ़ना है, लेकिन अगर वहाँ जाने का आपका प्लान है तो डेफिनेटली आपको सही तरीके से आना चाहिए ये टॉपिक। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हीमोडायनामिक स्ट्रेस? पर्टिकुलरली इसमें ना हम जो ना किसको ले रहे होते हैं? हाइपरटेंशन को ले रहे होते हैं। किसको? एसटीएन को लेते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है वो अब्डोमिनल एओर्टा में होती है। अब्डोमिनल एओर्टा में होती है। अब्डोमिनल एओर्टा में क्यों होती है? लेट सपोज यहाँ पर क्या ये अब्डोमिनल एओर्टा है। अब्डोमिनल एओर्टा में हर सिस्टोलिक पल्स पर अच्छा अब्डोमिनल एओर्टा है, इसके पीछे यहाँ पर अब्डोमिन के पीछे यहाँ पर क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। हर सिस्टोलिक पल्स हिट करती है अब्डोमिनल एओर्टा की ल्यूमेन को। अब जब इस पर हिट करेगी ना तो ये जो इसकी पोस्टीरियर पार्ट जो है इसका वो वर्टिब्रल कॉलम में हिट होता है। तो हर सिस्टोलिक पल्स की वजह से जो अब्डोमिनल एओर्टा है ना वो हिट होती है विद दी वर्टिब्रल कॉलम। तो इसकी वजह से ना वेजल में इंजरीज़ हो जाती हैं, इसकी वजह से वेजल में इंजरीज़ हो जाती हैं। लेकिन जिसमें बीपी हाई होता है, एसटीएन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली भी होता है लेकिन हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा इसकी ना रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ना ये उसमें फिर इंटीमा में ना चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और वो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस में ना डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था? हीमोडायनामिक स्ट्रेस था। और उसकी वजह से बीपी बढ़ने की वजह से तो प्रेशर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ल्यूमेन पर प्रेशर बढ़ने की वजह से ल्यूमेन में वेजल इंजरी होती है। ठीक है, तो उस वजह से भी ना वेजल इंजरी इज़ द मेन थिंग है जो जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन होगी, तो वो मैं बताऊँगा। ठीक है, बाद में। उसके बाद लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक हाई लेवल ऑफ एलडीएल इन ब्लड, हाई लेवल ऑफ lipoprotein A. Lipoprotein A is the abnormal form of LDL. उसके अलावा क्या होगा? डिक्रीज एचडीएल। एचडीएल कम है तो भी आपके पास क्या लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ हैं लाइक अच्छा इसमें
जेनेटिक कॉजेज़ आ जाते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ लाइक हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया। हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया मतलब कि ये मैं पर्टिकुलरली फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया की बात कर रहा हूँ, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया। इसमें फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया में होता क्या है, लेट सपोज ये क्या लिवर है, अब लिवर में ये क्या हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट के ऊपर ना ये रिसेप्टर होता है क्या, एलडीएल सेंसर होता है, ये एलडीएल रिसेप्टर होता है। ये एलडीएल की कंसंट्रेशन को ना जो क्या कर रहा होता है, इट सेंसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द एलडीएल इन द आपके पास क्या सीरम। अगर सीरम में लेट सपोज ये अच्छा बेसिकली इसमें हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया में होता है क्या, ये जो रिसेप्टर है ना, दिस रिसेप्टर इज़ एबनॉर्मल। सो अगर ये रिसेप्टर एबनॉर्मल होगा सो सेल को ना पता नहीं होगा कि जो ना व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द एलडीएल इन द सीरम। और सीरम में ना आपके पास क्या एलडीएल की कंसंट्रेशन का इसको पता नहीं होगा, तो जो सेल है ना, सेल जो ना क्या क्या समझेगा कि जो ना एलडीएल की कंसंट्रेशन बिल्कुल सीरम में लो है। अगर एलडीएल की कंसंट्रेशन वो समझेगा कि लो है तो ये सेल हेपेटोसाइट ना क्या करेगा जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है उसको जो ना बढ़ा देगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ेगी तो यहाँ पर एलडीएल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से ना ये हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया में होता है, ठीक है। ये मैंने उसमें उस वीडियो में ब्रीफली बताया भी था मैंने, ठीक है। क्या क्या जो ना एक रिसेप्टर होता है, वो एक एंजाइम भी होता है, वो भी उसमें म्यूटेशन होती है और सारा पाथवे मैंने वहाँ पर बताया था, ठीक है। तो एक ये था एचडीएल भी कम हो तो फिर भी वो हो जाएगा, बिकॉज एचडीएल को ना हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एचडीएल को गुड क्यों बोलते हैं भाई, बिकॉज एचडीएल कैरीज द ब्लड फ्रॉम द पेरीफ्री टू द लिवर। वो पेरीफ्री से ब्लड को लिवर की तरफ लेके जाता है ताकि जो लिवर है लिवर उस लिपिड को क्या करे, मेटाबोलाइज करके उसको एक्सक्रीट आउट कर दे, ठीक है। वाइल एलडीएल क्या करता है, ये क्या करता है, ये लिवर से लिपिड लेके जाता है टू द पेरीफ्रीज ताकि वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। ये एक जो है ना स्टूपिड थिंग करता है ये कि जो ना पेरीफ्री तक लिपिड के लेके जाता है लिवर से, फिर तो वो वहाँ पर जाहिर सी बातें क्या होंगी, वो वहाँ पर जो है ना अक्यूमुलेट हो जाएंगे और वहाँ पर प्लाक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है उसकी, ठीक है। एक थी फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया, पर उसके बाद आपके पास क्या डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, इसमें ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ना रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन का लॉस हो जाता है थ्रू द नेफ्रॉन। और प्रोटीन का जब लॉस हो जाता है तो जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन इन द सीरम वो कम हो जाती है। जब वो सीरम में कंसंट्रेशन प्रोटीन की कम हो जाएगी तो लिवर क्या करेगा, लिवर ना ज़्यादा से ज़्यादा ना सिंथेसिस वाले प्रोसेस को ना बढ़ा देगा। तो होता क्या है, ये उसके साथ सारे सिंथेसिस के साथ ना ये एलडीएल की सिंथेसिस या फिर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। उसकी वजह से ना कोलेस्ट्रॉल भी आपके पास क्या ब्लड में ना बढ़ जाता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये होता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म में भी होता है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास ना इसके थे लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ थी। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी आपके पास हो गया। डायबिटीज़ मेलाइटस में ना बेसिकली होता क्या है, आपके पास ना स्टीनोसिस हो जाती है। अब स्टीनोसिस अच्छा ये चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, डायबिटीज़ मेलाइटस में ना जो स्टीनोसिस होती है पर्टिकुलरली जो रीनल आर्टरीज़ हैं, और रीनल आर्टरीज़ नहीं जो नेफ्रॉन है, लेट्स सपोज दिस द बाउमन कैप्सूल, लेट्स सपोज दिस द बाउमन कैप्सूल, यहाँ से एफ्रंट आर्टरी आ रही है, एफ्रंट आर्टरियोल आ रहा है, यहाँ से ई फ्रंट आर्टरियोल जा रहा है, ठीक है। अब ये एफ्रंट है, इस यहाँ से क्या जाएगा, ई फ्रंट जाएगा, ठीक है। अब देखें जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में सिर्फ ये जो एफ्रंट आर्टरियोल है ना, एफ्रंट आर्टरियोल में जो ना कंस्ट्रक्शन होगी, किसमें, एफ्रंट में ही जो ना मसला होगा, ओ सॉरी कंस्ट्रक्शन भी होगी और प्लाक भी सिर्फ आपको एफ्रंट में ही मिलेंगे, एफ्रंट में। वाइल ऑन दी अदर एंड इन डायबिटीज़ मेलाइटस आपको जो प्लाक है वो एफ्रंट में भी मिलेंगे, ई फ्रंट में भी मिलेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आपके पास क्या एचटीएन एंड द जो ना आपके पास क्या डायबिटीज़ मेलाइटस के जो एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लाक्स होते हैं, ठीक है। आपको एफ्रंट आर्टरियोल में सिर्फ अगर इस वो मिले तो समझ जाना कि ये जो प्लाक है दिस इज़ ड्यू टू द हाइपरटेंशन। और अगर दोनों में मिले तो आपने समझ जाना है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो गया। उसके बाद होमोसिस्टीन होता है। होमोसिस्टीन आपके पास क्या इसकी वजह से भी होता है। ये ब्लड को जो ना, ब्लड को नहीं,
एंडोथेलियल सेल्स की जो है ना आपके पास क्या इंजरी वगैरह करवा रहा होता है, ठीक है। एंड होमोसिस्टीन आपको होमोसिस्टीन की वजह से आपको जो है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि होमोसिस्टीन की वजह से आपकी ब्लड वेसल रप्चर ना हो, तो आपने क्या करना है, इंक्रीज इनटेक ऑफ जो है ना आपने क्या करना है, इंक्रीज इनटेक करना है किसका, फोलिक एसिड का एंड विटामिन B12 का। वो मैंने पहले भी बताया हुआ था, ठीक है, उसके पाथवे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोबैको स्मोकिंग जो ना टोबैको स्मोकिंग की वजह से भी जो ना इसकी जो ना रिस्क बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद टॉक्सिन्स आ जाते हैं, लाइक एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है, एंडोटॉक्सिन की वजह से भी होता है। एंड माइक्रोब्स, यहाँ पर मैं 2 माइक्रोब्स को जो ना मेंशन करना चाहूँगा। एक वायरस है, उस वायरस का नाम है क्या आपके पास, क्या, साइटोमेगेलो वायरस। दूसरा आपके पास क्या है, क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया नमूनिया क्लेमाइडिया नमूनिया। ये दोनों माइक्रोब्स होते हैं जो कि इसमें ना पर्टिकुलरली एथेरोस्क्लेरोसिस में आपको कॉज में मिल सकते हैं, ठीक है। एंड क्लेमाइडिया नमूनिया के ऊपर रिसर्च चल रही थी। ये बेसिकली क्या करता है, ये हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, हीट शॉक प्रोटीन। और वो हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं किसको, मैक्रोफेजेस को। और वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, प्रोटीनेजेस प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो प्रोटीनेजेस हैं वो ना डिस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना ये डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है क्या, एज। दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको ऑस्पीस भी यहाँ से, अच्छा ये आपको लग रहा होगा कि ये ना थोड़ी सी पॉइंट के ऊपर इतना टाइम ले लिया यार, बेकार में टाइम ख़राब कर दिया। यहाँ से ऑस्पीस बनेंगी आपके लिए, ठीक है। कैसे बनती है वो बताऊँगा। एज आपके पास पर्टिकुलरली ये आपके पास ना 40 to 60 ईयर्स के बीच में ही होती है। एंड 6 मेल में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, मेल में क्यों होती है, बिकॉज मेल में ना वो यार कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन मेल में इतना होता नहीं और फीमेल में ज़्यादा होता है। तो वो एस्ट्रोजन बेसिकली करता क्या है, वो HDL की कंसंट्रेशन को ना बढ़ा रहा होता है और LDL को कम करता है। दैट्स वाई वो ना आपके पास क्या फीमेल में ना इसी वजह से जो ना नहीं होती है। फीमेल में भी होती है अंटिल मीनोपाज। अगर उनमें मीनोपाज आ जाएगा तो वो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो हो जाती है। तो इसी वजह से ना आपके पास क्या उन फीमेल में ना पर्टिकुलरली मीनोपाज के बाद जो है ना सारी जो ना अगर होगी भी तो वो जो ना उसके बाद होती है। और मीनोपाज से पहले भी होती है अगर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो वो उसमें भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो वो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि जो है ना अब मेल फीमेल में वो नहीं रहा, ठीक है, कि जो ना मेल में ज़्यादा हो फीमेल में ज़्यादा हो। हर बीमारी जो ना हर किसी में अभी जो ना कॉमन हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या, इंक्रीज प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर। अब जो प्लाज्मिनोजिन एक जो है ना टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर एक जो है ना एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्लाज्मिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू द प्लाज्मिन। और फिर जो ना प्लाज्मिन जो है आपके पास क्या करता है, वो क्लॉट्स को डिग्रेड करता है, जो क्लॉट्स बनते हैं उनको डिग्रेड करता है। तो एक चीज़ है जो इसको इनिबिट करती है उस एक्टिवेटर को, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो स्टेबली बने ही रहेंगे। तो उस वजह से ना आपके पास क्या प्लाक्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 12 नंबर पर एक चीज़ आती है टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी में होता क्या है, दीज पर्सनस आर वेरी स्ट्रेसफुल। इनकी लाइफ स्ट्रेस में गुजर रही होती है, ठीक है। अब इन पेशेंट्स को नहीं बंदों को कैसे डिफ़ाइन करें। कुछ जो ना बंदे होते हैं, लाइक अगर किसी की जो ना पोजीशन आनी चाहिए थी, लेट सपोज उसकी पोजीशन आनी चाहिए थी, फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, लेकिन लेट सपोज उसकी जो ना थर्ड पोजीशन आ गई, पोजीशन आई है लेकिन थर्ड आई है, वो बोल रहा था, वो समझ रहा था कि मेरी फर्स्ट आएगी। तो उस वजह से ना वो डिप्रेशन इन स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहा होगा, ठीक है। तो उस वजह से ना उस स्ट्रेस की वजह से ना इनमें भी ना जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन जो ना ये डेवलप हो जाती है इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। तो ये कहते हैं टाइप ए जो ना आपके पास क्या पर्सनालिटी थी। और टाइप बी में आपके पास क्या है, कुछ भी हो लेकिन वो हर किसी के साथ जो हंसी मजाक जैसे हो गई, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से जो ना बिहेव करना। और टाइप ए वाले जो ना क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल मतलब क्या, वो किसी से बात भी नहीं कर रहे होते, ठीक है, अकेले अकेले रहेंगे, फिर इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आ जाता है, ठीक है। अगर लिपिड का इंटेक बहुत ज़्यादा है और
अगर शुगर भी है तो आपने शुगर भी ले रहे हैं तो आप, अगर डायबिटीज़ है तो आप शुगर भी ले रहे हैं तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है तो आपके पास क्या वो जो ना बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ेंगे। और एक्सरसाइज नहीं करे तो इस वजह से ये बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था। उसके बाद मैं यहाँ पर ना कुछ चीज़ बताऊँगा कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल फैक्टर्स, और सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल में आपके पास एक एज आती है। एज को तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, जो एज है वही है, ठीक है। उसके बाद सेक्स को भी आप जो ना मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मेल है तो वो फिर मेल ही रहेगा, ठीक है। फीमेल है तो वो फीमेल ही रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपके पास इसमें जेनेटिक के जो कॉजेज़ थे, लाइक डायबिटीज़, अगर फीमेलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, जो जेनेटिक कॉजेज़ थे वो भी आपके पास क्या थे, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो भी आपके पास क्या है, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आ जाती है जेनेटिक, ठीक है। और उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, ज़ाहिर सी बात है फैमिली हिस्ट्री भी है तो वो भी आपके पास क्या नॉन मॉडिफाइबल है। ये चारों फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास क्या नॉन मॉडिफाइबल हैं। बाकी सारे लाइक जो ना हाइपरटेंशन को आप क्योर कर सकते हैं, ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिपिड को भी अपना हाइपर लिपिडीमियाज हैं जो भी, उसको भी आप कम कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग को कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं, एंड इन्फ्लेमेशन को भी आप, ज़ाहिर सी बात है, वो भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, इन्फ्लेमेशन होती है तो यहाँ पर ना सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, इंक्रीज CRP। ये इन्फ्लेमेशन का ना आपके पास क्या मीडिएटर होता है, मतलब कि कहीं भी इन्फ्लेमेशन चल रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना इसका ब्रीफ ओवरव्यू था। उसके बाद मैं आपको इसकी इंजरी का बताऊंगा। अभी जो ना वेजल इंजरी पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये क्या एंडोथेलियल सेल्स हैं, अब यहाँ पर इंजरी हुई है, ठीक है। अब इंजरी जो भी बताया मैंने ऊपर, उनमें से कोई भी इंजरी हुई है, लेट सपोज हीमोडायनामिक स्ट्रेस है, कोई भी एंडोटॉक्सिन है, कोई भी बैक्टीरिया है, या फिर वायरस है, या फिर स्मोकिंग की वजह से हुई है, ठीक है, होमोसिस्टीन है, कोई भी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इसमें इंजरी होगी तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, पहले तो इनमें ना इनकी मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये इनमें सबसे पहले चेंजेस आएंगी। अच्छा, और नॉर्मली एंडोथेलियल सेल्स ना रिलीज़ कर रहे होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, इसकी वेजो डायलेशन वगैरह करवा रही होती है, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ने इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट द एंडोथेलियल लाइनिंग फ्रॉम द स्टिकिंग ऑफ द प्लेटलेट्स। क्या, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टिकिंग ऑफ प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट की स्टिकिंग से ना इसको प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। अब होगा क्या, इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये LDL जो है, ये LDL क्या करेगा, ये एंडोथेलियल सेल्स को फोर्स करेगा कि जो ना आपने क्या क्या प्रोड्यूस करना है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ना ख़त्म कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर प्लेटलेट की स्टिकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ये होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो इनकी जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इसकी परमिएबिलिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी, और इंक्रीज एडिटिव मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके ऊपर से ना हुकर्स की जो ना इंट्रोडक्शन होगी। लेट सपोज यहाँ पर कोई भी, मैं लेट सपोज हुकर ला रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज दिस द हुकर, मैं एक एक को शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 शो किए हैं हुकर्स, लाइक VCAM, वेस्क्यूलर सेल एडिसिव मॉलिक्यूल्स। क्या, वेस्क्यूलर सेल एडिसिव मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VCAM, वेस्क्यूलर सेल एडिसिव मॉलिक्यूल। अब ये वेस्क्यूलर सेल एडिसिव मॉलिक्यूल, यार इसको मैंने इस पेन से बनाना था, ठीक है जी। अच्छा, अब ये VCAM यहाँ पर ना इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। नंबर 2 क्या हुआ आपके पास, क्या परमेबिलिटी तो बढ़ गई, उसके बाद एडिसिव मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन भी बढ़ गई। तीसरी यहाँ पर चीज़ क्या होगी, इंक्रीज थ्रोम्बोजेनिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। मतलब क्या, लेट सपोज ये कि एंडोथेलियल लाइनिंग है। अब एंडोथेलियल लाइनिंग आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ना, तो यहाँ पर इसके अंदर ना, एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास, क्या
थ्रोम्बोटिक आपके पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो जो प्रो थ्रोम्बोटिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी। उनकी जब एक्सप्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो ये चीज़ क्या है आपके पास, ये प्लेटिलेट्स हैं। तो ये प्लेटिलेट्स ना उस जो ना आपके पास क्या डिस्ट्रक्टिव जो आपके पास वो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसके साथ ना स्टिक कर जाएंगे। उसके साथ जब स्टिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, एक ये मैकेनिज़्म होता है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, ये जो LDL है, LDL की यहाँ पर ना सेल और सेल के बीच में पेरी सेल्यूलर ना यहाँ पर इसकी जो ना इन होती है। अच्छा, ये मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूँ पूरा पहले है क्या। ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर ये क्या इंटरनल इलास्टिक लेमिना है और इसके बीच में ये क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद यहाँ पर ये मीडिया है, ये पूरी की पूरी ये मीडिया है। उसके बाद ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है। उसके बाद यहाँ पर एडवेंटिशिया आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो LDL यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये LDL को मैं यहाँ पर शो कर दूँ, ग्रीन से शो करते हैं। LDL यहाँ पर इन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा LDL भी आ गया हमारा। और यहाँ पर इंजरी हुई है तो यहाँ पर ना सेल्स आएंगे आपके आपके कौन से सेल्स आएंगे, सबसे प्यारे प्यारे, दिस ब्यूटीफुल सेल। ये आपके पास क्या है, दिस इज मोनोसाइट। ये मोनोसाइट स्टिक करेगा विद दिस, आपके पास ये क्या है, VCAM के साथ ये स्टिक करेगा। ठीक है, अब ये जब ये VCAM के साथ स्टिक करेगा तो ये इसकी ना यहाँ पर ये अंदर आ जाएगा। ये फिर इसकी माइग्रेशन हो जाएगी या फिर डायपेटेसिस बोल दें इसको, ये इसकी डायपेटेसिस हो जाएगी, ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इस सेल के साथ दूसरे आप इसके भाई भी आ जाएंगे। ठीक है, इधर दिस इज लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट भी यहाँ से अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट अंदर आकर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता है और ये मोनोसाइट अंदर आके ना ये मैक्रोफेज बन जाएगा इधर। तो ये फिर यहाँ पर ये चीज़ें रिलीज़ करता है। मोनोसाइट क्या रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा एंड आपके पास क्या ये एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है मोनोसाइट। आपके पास क्या मोनोसाइट लिम्फोसाइट प्रोटीन 1, क्या मोनोसाइट लिम्फोसाइट प्रोटीन 1, ये आपके पास मोनोसाइट यहाँ पर ना फैक्टर्स प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से फैक्टर प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये मोनोसाइट कीमो अटैक्टेंट प्रोटीन 1 प्रोड्यूस करता है। ये आपके पास क्या, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरॉन गामा एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये चीज़ें ना यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये फैक्टर्स आपके पास क्या इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा क्या करते हैं, इसकी कीमोटैक्सिस करवा रहे होते हैं। और जो इंटरफेरॉन गामा है ये मोनोसाइट की कीमोटैक्सिस करवा रहा होता है। मतलब क्या इनके बीच में क्रॉस टॉक होगा। मतलब क्या ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा। इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये क्रॉस टॉक होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये हो गया। अच्छा जी, तो ये एक दूसरे को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर जो ना आपके पास क्या, यहाँ पर भी ये जो ना फैक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे जो फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सारे इधर भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये अगर यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे ये सारे के सारे फैक्टर्स, तो यहाँ पर इन सेल्स में पता है क्या होगा, जो आपके पास सेल्स हैं, लाइक ये जो मसल्स हैं, मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ये स्मूथ मसल्स में पता है क्या होगा, ये स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन लॉस हो जाएगी और प्रोलिफरेटिव इनकी जो पहले वाली वो जो थी जो इनकी खासियत थी वो इनमें ना वापस आ जाएगी। इनकी कंट्रैक्शन ये भूल जाएंगे, ये प्रोलिफरेशन में आ जाएंगे। तो ये ना यहाँ से मीडिया से आपके पास ना प्रोलिफरेट करेंगे, मीडिया से आगे प्रोलिफरेट करेंगे इस तरह से, ये टुवर्ड्स द इंटीमा जाएंगे। तो इसकी अब ये देखा, ये क्या था, ये इंटीमा और मीडिया में चेंजेस आ गई, डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये जो मैंने डेफिनेशन में उधर बताया था। ठीक है, मीडिया में इस तरह से चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है, इनमें कंट्रैक्शन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है क्या, ये जो LDL है,
ये LDL यहाँ पर ये मैंने लिखा है LDL आपके पास ना पता है क्या करता है। अच्छा, LDL को अगर आपने लो करना है, अगर आपने LDL को लो करना है करना है तो आपने एक ड्रग्स आते हैं, स्टेटिन्स आता है, ठीक है। स्टेटिन्स आपके पास क्या ब्यूटीफुल ड्रग्स होते हैं विच हेल्प्स इन लोअरिंग द HDL लेवल्स। एंड सारे ड्रग्स जो हैं वो स्टेटिन्स हैं, वो हम जो ना वाइडली यूज़ कर रहे होते हैं इन हाइपरलिपिडेमियाज, ठीक है, स्टेटिन्स। उसके बाद आपने एक्सरसाइज से आप LDL को कम कर सकते हैं और स्मोकिंग कम करके उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, LDL को, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद ओबेसिटी की वजह से LDL बहुत बढ़ जाता है, और BP बढ़ने की वजह से भी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ में बढ़ जाता है, और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमियाज में भी LDL बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए आपने स्टेटिन्स का यूज़ करना है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, और स्मोकिंग अगर कर रहा है तो उसको कम करना है, ठीक है। तो ये इसके लिए था। उसके बाद ये जो LDL आ गया है, ये LDL कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सीडाइज्ड LDL में। ऑक्सीडाइज्ड LDL में इसको कौन कन्वर्ट करता है, ये मैक्रोफेज है, इसको कन्वर्ट करेगा इनटू द ऑक्सीडाइज्ड LDL। अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है LDL का, इट इज़ वेरी डिलीशियस, इट इज़ वेरी जो ना आपके पास क्या टेस्टी होता है, ठीक है। लाइक हमारे लिए भी कुछ जो फूड्स होते हैं, या फूड्स ले लें या कुछ भी ले लें, कोई भी ड्रिंक ले लें जो हमारे लिए टेस्टी होती है, तो वो हमें ना किसी भी टाइम आप दें तो वो बंदा जो है ना खा भी जाएगा, पी भी जाएगा, जो भी हो, ठीक है। तो इनके लिए ना ये ऑक्सीडाइज्ड LDL इट इज़ वेरी टेस्टी। तो ये जो ऑक्सीडाइज्ड LDL है, ये चीज़ ना यहाँ पर क्या होगी, इट इज़ टेकन अप बाय दिस मैक्रोफेज एंड दिस मसल सेल, इट इज़ टेकन अप बाय दिस मैक्रोफेज एंड मसल सेल। अब मसल सेल, यहाँ पर मसल सेल भी इसको लेगा, ये मसल सेल है, ये मैक्रोफेज भी इसको लेगा। दीज टू सेल्स, दीज कोलेस्ट्रोल लेडन मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स आर कॉल्ड फोम सेल्स। ये यहाँ पर फोम सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर चला जाएगा, और ये इसको इतनी अच्छी तरीके से खाएंगे तो खाएंगे ना, मतलब क्या इनके लिए कोई और चीज़ डिलीशियस ही नहीं होगी इसके अलावा, ठीक है। तो ये होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड LDL बना है, ऑक्सीडाइज्ड LDL पता है क्या करता है, इट इज़ कीमोटैक्टिक फॉर मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल। ये इनको कीमोटैक्सिस करवाएगा इनकी, एंड इट इज़ हाईली पैलेटेबल टू मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स। उसके अलावा इट स्टिमुलेट द मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल। अब ये स्मूथ मसल सेल जब स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, सीक्रेट्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन। ये पॉइंट मैं बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। एंड इट आल्सो किल द एंडोथेलियल सेल एंड स्मूथ मसल सेल। ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बाद में इसको डिफाइन करता हूँ कि इससे मतलब क्या है इसका, ठीक है।